हेलो गाइस। आज हम टाइम गेसर खेलेंगे और मैं उसी के साथ में कुछ रैंडम बातें बताऊंगा आपको। जानना है तो जानना है। टाइम गेसर का बेसिक प्रीमाइस यही है कि हमको एक फोटो मिलेगा और हम उस फोटो के बेसिस के ऊपर हमें ये बताना रहेगा कि वो कब और कहाँ खींची गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये फोटो है। अब ये फोटो देख के हमें क्या लग रहा है कि ये कहाँ पे खींची गई है। इन सब के फैशन को देख के वी कैन इजीली से कि ये ही लुक्स लाइक बिल क्लिंटन एक्चुअली। ये बिल क्लिंटन जैसा लगता है। बिल क्लिंटन वॉज यूएस प्रेसिडेंट। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको सर्च करके बता दूं। किस बिल बिल क्लिंटन में से यूएस का प्रेसिडेंट था। ये एक ही बार बना है जहां तक मुझे याद है, एक ही बार बना है। उसके अंदर भी इसके ऊपर इम्पीचमेंट लगी थी। ही इज वन ऑफ रेयर यूएस प्रेसिडेंट जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा है। इम्पीचमेंट लगा है एक तो एंड्रू जैक्सन के ऊपर, जो अब्राहम लिंकन के बाद प्रेसिडेंट बने थे। एक लगा है बिल क्लिंटन के ऊपर और दो बार लगा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। सो या इनमें से कोई भी इम्पीच नहीं हुआ था बट इनके ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। बिल क्लिंटन वाज प्रेसिडेंट बिटवीन 1997 से 2001। 2000 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2000 2001 से लेकर 2009 तक जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश था। हाँ, 1997 से लेकर 2001 ही है। सो बिल क्लिंटन वाज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1997 से लेकर 2001। वी कैन सी। ओके, दो बार। फक यार, इट लुक्स लाइक बिल क्लिंटन। सो हम सेफली 1997 लिख देंगे। एंड पीछे की बिल्डिंग लुक्स लाइक सिडनी ओपेरा हाउस। तो हम पहले चलेंगे सिडनी, फिर हम चलेंगे सिडनी के अंदर ओपेरा हाउस। कहाँ है यार, ये तो था। नहीं, रुक जा, यहाँ नहीं, यहाँ था ये रहा। 1996 के अंदर सिडनी ओपेरा हाउस की फोटो है। आई गॉट द ईयर रॉन्ग बट आई गॉट एवरीथिंग राइट। देख लो वो बिल क्लिंटन। ठीक है, नाइस। सीधे ही देखते कि ये हमें रियलाइज होता है कि इट इज ईस्ट जर्मनी। और ईस्ट जर्मनी है और ये बर्लिन वॉल का हिस्सा है। हिस्ट्री लेसन टाइम। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो जर्मनी था, लेट मी सी इफ यू कैन सी दिस। मैं ओबीएस पे रिकॉर्ड करता हूँ कि सो मेरे को आई थिंक गूगल मैप्स दिखाना पड़ेगा। सो या जर्मनी। सो यू कैन सी कि ये जर्मनी है। यूरोप का मैप आ गया। चलो ठीक है, बेसिक बेसिक हम यूरोप के मैप के ऊपर देखते हैं। फॉलो माय माउस पॉइंटर को फॉलो करना। ये पूरा का पूरा जर्मनी है। अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मनी ने बहुत परेशान किया था बाकी सारे स्टेट्स को। तो जर्मनी के साथ कौन सा था, ये यूएसएसआर। यूएसएसआर वाज, लेट मी टेल यू, ये पोलैंड की लाइन दिख रही है, ये पूरी माउस कर्सर को देखना, ये जो लाइन दिख रही है ना, इधर 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 और इतनी, ये पूरा का पूरा यूएसएसआर हुआ करता था यहाँ तक। अब यही पूरा का पूरा यूएसएसआर था। इधर से यूएसएसआर ने पुश किया था पोलैंड में, इधर से जर्मनी ने पुश किया था पोलैंड में। और इन दोनों ने पोलैंड में पुश करके पोलैंड को हरा दिया था। एंड जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर फिर, जो हम जानते हैं, ज्यूस का बहुत ज़्यादा बुरा
परसिक्यूशन हुआ था, मैसेकर था, पूरा का पूरा हॉलोकॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर ने किया था। एंड दे पुश्ड इन चेकोस्लोवाकिया ऑल्सो। ये चेकोस्लोवाकिया अब दो अलग अलग कंट्रीज है, पुराने टाइम में एक ही कंट्री हुआ करती थी। 1993 में दोनों का स्प्लिट हुआ था चेकोस्लोवाकिया का, बट उससे पहले ये एक ही कंट्री हुआ करती थी। तो जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के अंदर भी पुश किया था, इन्होंने ऑस्ट्रिया के अंदर भी पुश किया था। तो ये इतना एरिया, इतना पूरा एरिया जर्मनी का हो चुका था। इधर इटली था। इटली ने कहीं पे ऐसा पुश नहीं किया था, बट इटली ने बहुत हेल्प करी थी जर्मनी की। एंड उन्होंने फ्रांस के साथ अपना जो बैटल ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ बैटल जो होती है उसको मेंटेन करके रखा था। स्विट्जरलैंड एक हमेशा की तरह स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री रहा। डेनमार्क और नॉर्वे इधर का भी एक फ्रंट है वॉर का, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ था। बट हाँ, बेसिक बेसिक जर्मनी ने इस पूरे एरिया के अंदर पुश किया। एंड बाद में इन यूएसएसआर और जर्मनी साथ में काम कर रहे थे, बट जर्मनी डबल क्रॉस्ड यूएसएसआर। इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर के ऊपर ही अटैक कर दिया। इनको लगा कि हम फटाफट मॉस्को ले लेंगे एंड वी विल विन द वर्ल्ड, क्योंकि हम एक फ्रंट से तो आ जाएंगे। एज यू कैन सी जर्मनी बीच में है। इस तरफ से यूएसएसआर है, इस तरफ से यूनाइटेड किंगडम पड़ा हुआ था इनके पीछे। और फ्रांस के ऊपर ये कब्जा कर चुके थे, एक तरीके से कर ही चुके थे फ्रांस के ऊपर कब्जा। और सो ये पूरा का पूरा हिस्सा इनका था। स्पेन अपनी अलग जगह में बिजी था। ये पूरा का पूरा जर्मनी कब्जा चुका था एक मोमेंट पे। और उनको डर था कि यहाँ से यूएसएसआर अगर इनके ऊपर हमला कर दे तो ये बच नहीं पाएंगे। इधर से यूनाइटेड किंगडम इनके ऊपर कर रहा था, तो ये दोनों तरफ से घिरे हुए थे। हालांकि यूएसएसआर इनका एक अच्छा एलाय था, बट स्टिल दे आर नॉट श्योर अपॉन इट। तो जैसे इनको लगा कि हाँ ठीक है, हमारी पावर्स अच्छी हो गई है, इनको भरोसा नहीं था यूएसएसआर पे, तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, अटैक करते हैं मॉस्को के ऊपर। और हम फटाफट मॉस्को ले लेंगे, यूएसएसआर विल फॉल, एंड हम यूएसएसआर के ऊपर अगर कब्जा कर लेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा और वी विल विन वर्ल्ड एक्चुअली। मतलब ठीक है, हमें एक यूएस और यूके के अलावा हम बाकी सब कुछ जीत जाएंगे। तो ये सब कुछ होते हुए जब जर्मनी हारा, और जर्मनी हारने की मेन वजह ये थी कि अमेरिका एंटर्ड इनटू वॉर दोनों फ्रंट्स पे, पैसिफिक फ्रंट के ऊपर और यूरोपियन फ्रंट के अंदर। दोनों फ्रंट पे अमेरिका ने अपनी सोल्जर उतार दिए थे। और फ्रांस के अंदर नॉर्मेंडी के अंदर जब डी डे हुआ था, विच इज वेरी फेमस एक्चुअली, डी डे के टाइम पे यूएस ने अपनी पूरी की पूरी जो आर्मी थी, लैंड की आर्मी, वो फ्रांस के अंदर उतार दी थी जर्मनी के खिलाफ। और जर्मनी ने जब यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया, तब उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, विंटर। रशिया का थ्रू आउट द हिस्ट्री, रशिया का अगर कोई सबसे बड़ा डिफेंस रहा है तो उसकी आर्मी नहीं, उसका विंटर है। द ग्रेटेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म रशिया हैज इज इट्स विंटर। विंटर की वजह से रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में बचा, वर्ल्ड वॉर 2 में बचा, जब नेपोलियन ने वॉर किया था तब बचा, और हर बार बचा है ठंड की वजह से। क्योंकि रशिया में बहुत भयानक ठंड पड़ती है। एंड रशिया के जो सोल्जर्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक एक अलग टुकड़ी है साइबेरिया की, और उनकी एक स्पेशल टुकड़ी है जो स्पेशली ट्रेंड है ऐसे कोल्ड जगह पे लड़ने के हिसाब से। और नॉर्मल यूरोप की कंट्रीज नहीं है ऐसे ट्रेन, तो उनको एक एज तो मिलता ही है। अब जब इन्होंने हमला किया, उधर विंटर आ गया, तो जर्मनी आगे पुश नहीं कर पाया विंटर की वजह से। बट यूएसएसआर को तो पता चल गया था कि ये दगाबाज है। तो अब इधर से यूएसएसआर ने हमला करना शुरू किया, इधर से यूएस ने हमला करना शुरू किया, और दोनों हमला करते करते दोनों तरफ से उन्होंने जर्मनी को हरा दिया। ये तो एक बेसिक बेसिक वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी थी। अब हम देखते हैं कि उसके बाद जर्मनी के साथ क्या हुआ। तो जर्मनी के हुए थे 4 टुकड़े। यहां से इतना इतना, एक्चुअली मैं सर्च ही कर लेता हूँ ना, 4 डिविजन्स ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का ऐसे डिवीजन हुआ था। थोड़ा बड़ा फोटो नहीं दे सकते थे क्या? ओके हाँ, अब आ गया।
तो ये एक बड़ा डिवीजन हुआ था। ये पूरा का पूरा हिस्सा रखा था सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने। ये हिस्सा रखा था ब्रिटेन ने। ये हिस्सा रखा था फ्रांस ने, और ये हिस्सा रखा था यूनाइटेड स्टेट्स ने। अब बात क्या हुई थी कि अब आप बोलोगे कि फ्रांस को बहुत छोटा सा हिस्सा मिला। ये छोटा सा नहीं है, ये एरिया में माइंस बहुत ज्यादा है। सो ये बहुत बड़ा फायदा है इनका। ये राइनलैंड कहलाता है ये वाला एरिया। यहाँ पे बहुत सारी माइंस और बहुत अच्छी खासी इनकम आती है इस जगह से। सो हाँ, अब इन तीनों ने मिलके तो जर्मनी को थोड़े टाइम के बाद इंडिपेंडेंस दे दी। उनको थोड़ी एड थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये वापस इनके ऊपर, इनको ज्यादा परसिक्यूशन के ऊपर फोर्स करेंगे, अगर इनको ज्यादा सजा देंगे, तो जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्होंने मिस्टेक करी थी वो मिस्टेक रिपीट हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इन्होंने जर्मनी के ऊपर ज्यादा दबाव डाला था, इस वजह से ही जर्मनी को लगा कि हमें हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई और वर्ल्ड वॉर 2 कॉज हुआ। इन्होंने सोचा कि अब हम वो नहीं करते हैं, अब हम जर्मनी की एक्चुअली मदद करते हैं, इसको सुधारते हैं। हम परसिक्यूट नहीं करते, हम इसको सुधारते हैं। तो इन्होंने जर्मनी की मदद करी, बट सोवियत यूनियन के थोड़े अलग आइडियाज थे। इन्होंने अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को थोड़ा स्प्रेड किया, और जर्मनी के बीच में दो डिवाइड आ गया। ओके, अब मैं तो पहले तो मैंने 4 डिविजन्स ऑफ जर्मनी लिखा था। अब मैं लिखूंगा, ओके यार, 2 डिविजन्स ऑफ जर्मनी। जर्मनी के 2 डिविजन्स। बेसिक बेसिक इतना ही रखते हैं, हाँ। जर्मनी के 2 डिविजन्स हो गए थे। ये रहा एक सही मैप। हाँ, ये आप देख लो एक बार इधर। तो जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया था। जो हिस्सा यूएसएसआर का था वो तो था ईस्ट जर्मनी, और जो एरिया था यूएस, यूके, ब्रिटेन और फ्रांस का, उसको रखा गया वेस्ट जर्मनी। और 1945 से लेकर 1991 तक, ये 46 साल, 46 ईयर्स तक, ये दोनों अलग अलग कंट्रीज एग्जिस्ट करी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ये दोनों अलग अलग देश थे। ये कम्युनिस्ट एरिया वाला था, जिसको मोस्टली बाद में स्टेलिनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों ने चलाया। स्टेलिनिस्ट इज अ सब ब्रांच ऑफ कम्युनिज्म, जो स्टालिन के सपोर्ट में थे या फिर स्टालिन की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। बहुत सारे अलग अलग सब डिविजन है कम्युनिज्म में। माओइस्ट है, लेनिनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, स्टालिनिस्ट है। ये सारे बड़े बड़े लीडर्स थे कम्युनिज्म के, मार्क्स को छोड़ के। और इनके बेसिस के ऊपर ही अलग अलग टाइप ऑफ सब ब्रांचेस बनी है कम्युनिज्म की। तो इधर एक स्टैलिनिस्ट रिजीम करती थी, तो थोड़ा सा सख्त थी। अब सबसे ज्यादा इशू कहाँ पे आया था? सबसे ज्यादा इशू 2 डिविजन्स ऑफ जर्मनी में नहीं आया था, 2 डिविजन्स ऑफ बर्लिन में आया था। तो बर्लिन के साथ क्या हुआ था कि जर्मनी जैसे डिवाइड हुआ था, वैसे ही बर्लिन भी डिवाइड हुआ था। बर्लिन कैपिटल था उसका, सॉरी ब्राजील क्या, जर्मनी का। एंड ये वाला जो एरिया था वो सोवियत सेक्टर का था, और ये तीन वापस वही अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच सेक्टर का था। ये तीनों जुड़ गए और ये सोवियत का रह गया। अब प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर आप मैप देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये। कोरा नहीं खोलना यार मेरे को, ये है ना थोड़ा जूम्ड आउट। ओके, मैं जूम कर लेता हूँ यार। ओके, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके ठीक है, कांट हेल्प, बट ठीक है। ये एक जो हम बात कर रहे थे, ये वेस्ट जर्मनी है, ये ईस्ट जर्मनी है। इधर देखो तो ये एक छोटा सा जो दिख रहा है ना पीला पीला, ये ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में आ गया, क्योंकि बर्लिन पूरा का पूरा ईस्ट जर्मनी में था। तो बर्लिन के बीच में दीवार आ गई। तो अब आप देखो, जो बंदा वेस्ट जर्मनी में रह रहा है, जो वेस्ट जर्मनी में रह रहा है, वो वेस्ट बर्लिन में भी जा सकता है, बट उसके लिए उसको ईस्ट जर्मनी को क्रॉस करके वेस्ट बर्लिन में जाना पड़ेगा।
एंड सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, जब आप दो टाइप की आइडियोलॉजीज जो एक दूसरे को ढक के रखना चाहती है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कम्युनिज्म आप देख के पहचान सकते हो, जो सिटी कम्युनिस्ट है या फिर जो सोवियत यूनियन का टाइम था, और उस टाइम में जितने भी एरियाज जो कम्युनिस्ट देश होल्ड करते थे, आप उनको देख के ही पहचान सकते हो कि हाँ ये कम्युनिस्ट है। तो उनके लिए वो रिग्रेसिव फील होता था, और आप वहीं पे जो कैपिटलिस्ट एरिया है उसको देखोगे तो वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखता था। अब बर्लिन के अंदर आप यूएसएसआर से यूएस में नहीं जा सकते इजीली, तो आप एक जो बंदा बचपन से कम्युनिस्ट एरिया में पैदा हुआ है और जिसने शुरू से कम्युनिज्म देखा है, जो जिसने शुरू से रशिया ही देखा है, वो उसको ये कभी पता नहीं चलेगा कि एक कैपिटलिस्ट नेशन के अंदर किस तरीके से प्रोग्रेस होता है। सो उसके लिए रियलिटी, उसके लिए जो दोनों अलग अलग टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है, वो दोनों फॉलो नहीं कर सकता, और वो दोनों देख भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो दोनों देखेगा तो ही विल नो दैट इकोनॉमी इज बेटर इन कैपिटलिज्म। और ये लोगों को इससे वंचित रखने के लिए, लोगों को इससे दूर रखने के लिए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में तो बॉर्डर थी, बट ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के अंदर वो एक ही सिटी है। उस एक ही सिटी के इस तरफ कम्युनिज्म है, इस तरफ कैपिटलिज्म है। ये लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे पिज्जा हट खुल रहा है, यहाँ पे कैसे बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहीं पे क्या कम्युनिस्ट वाले सेल्फ सस्टेन रहना चाहते थे। तो वो देखते थे कि हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे कुछ भी नया नहीं खुल रहा है, कुछ भी नई चीज नहीं आ रही है। वी आर सोनली डिपेंडेंट ऑन आर इंडस्ट्रीज। हम पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, वहीं पे ये थोड़ी सी ज्यादा ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। तो उनको ये वाली चीज महसूस होती थी, और ज्यादा से ज्यादा लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन के अंदर हिजरत करने लग गए, वो वहां से इधर आके शिफ्ट होने लग गए। तो उसको रोकने के लिए, और क्योंकि आप ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में तो बॉर्डर बना सकते हो, बट आप ईस्ट जर्मनी सॉरी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में कैसे बनाओगे? तो उस जगह पे उस टाइम पे 1970s के अंदर वेस्ट बर्लिन के आसपास एक दीवार बना दी गई थी, विच इज कॉल्ड एज बर्लिन वॉल। और वो दीवार ऐसा था कि जो उसको क्रॉस करने की कोशिश कर देता था उसके ऊपर शूट एट साइड का ऑर्डर था। जो भी आपको दिख रहा है कि ये बर्लिन वॉल को क्रॉस कर रहा है, उसको आप गोली मार सकते हो। और बर्लिन वॉल कोई ऐसी नॉर्मल वॉल नहीं थी, बर्लिन वॉल थी एक वेल गार्डेड, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा होते। ये है, दिस इज ब्रेंजनेव, और जो उस टाइम पे ईस्ट जर्मनी का नेता था, ये उसकी उन दोनों की किसिंग की फोटो है, जो ये रही बर्लिन फॉल की एक अच्छी फोटो। ये तो आप जैसे देख सकते हो कि ये वाला एरिया जो है ये है ईस्ट जर्मनी का, सॉरी ये है वेस्ट जर्मनी का जो कैपिटलिस्ट वाला एरिया है, और ये जो एरिया है ये है ईस्ट जर्मनी का जो कम्युनिस्ट वाला एरिया है। इसके बीच में यहाँ पे आर्मी पूरे टाइम पे गश्त लगाती थी, पूरे टाइम पे पेट्रोलिंग चलती थी, और जो भी यहाँ से यहाँ पे क्रॉस करता था उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी वॉल थी, ये चिकनी वॉल थी, इधर सैंड लगा रखी थी, इधर बार्ब्ड वायर्स थे, ताकि कोई भी यहाँ से कूद के इधर तक आने में उसको इतना टाइम लग जाए कि वो उसको आराम से रोक सके। और यहाँ पे तो कोई आ नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे आर्मी की इतनी ज्यादा प्रेजेंस थी, बट इस तरफ से वेस्ट जर्मनी ने इसको फ्री कर रखा था। तो यहाँ पे लोग आके अपनी ग्राफिटी बनाते थे, और दे मेड दिस ग्राफिटी इन द साइन ऑफ प्रोटेस्ट, कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। अब मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं हमारे वापस टाइम गेसर के ऊपर। ये है ईस्ट जर्मनी का फ्लैग, और अगर आप फ्लैग नहीं पहचान पाओ तो आप ये चीज देख लो कि यहाँ पे जो बर्लिन वॉल है उसके ऊपर ग्राफिटी नहीं है, और ये जो बिल्डिंग्स है काफी सोवियत स्टाइल की बिल्डिंग है। तो हमें एक बात तो पता है कि 1970 से लेके 1989 में जब बर्लिन वॉल को गिराया गया, ये उससे पहले की है। तो अब हम एक सेफ खेलेंगे, 1983 लिख देते हैं, और अब हम इसको डाल देते हैं बर्लिन। बर्लिन के अंदर भी कौन सा वाला बर्लिन? ईस्ट बर्लिन वॉल के पास वाला। सो हम इसको डाल देते हैं इस तरफ। 3.2 किलोमीटर्स एंड 1965। सो या
सॉरी 19 बर्लिन वो 1960s में बनी थी देन। ओके दिस इज अ कैथीड्रल इन बार्सिलोना आई गेस। नहीं यहाँ पे फ्रांस का मैप बन फ्रांस का झंडा बना हुआ है, ये फ्रांस का झंडा है तो ये फ्रांस है फिर। ओ ये शायद पेरिस है। ये ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये पेरिस है। ये मुझे पेरिस का सच बताऊं, मेरे को पेरिस के मैप का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। यहाँ पे ओल्ड पेरिस होना चाहिए नदी किनारे। मैं फ़िलहाल अभी इन फोटोज़ में से देख रहा हूँ कि कोई सा अगर इसके जैसा अगर दिखे मेरे को। ये नहीं है बट ठीक है, ये मार्क करने में कुछ नहीं जा रहा है मेरा। और ये 60 70s ही लग रहा है, 80s डाल देता हूँ मैं। ओके सो दिस इज मिलान। कैथेड्रल में को गॉथिक लगा है, आर्किटेक्चर सब गॉथिक था, बट यहाँ पे फ्रांस का झंडा बन रहा है सो आई डोंट गेट इट व्हाई इट्स इटालियन। बट ठीक है ईयर सेम था, वो थोड़ा फैशन देख के मेरे को लग रहा था 1980s वाला पंक वाला। गिनेस एक आयरिश बियर है गिनेस। कोका कोला ओके। कैसल पोस्टर लैंजो। if i'm offending any fan if I'm offending any fan base please forgive me। पाओला बियनकोर्ता पेसेंटो नॉन मार्कामान। कुछ लैटिन लैंग्वेज है ये। लैटिन लैंग्वेज का मतलब वही फ्रेंच स्पेनिश वगैरह वाली लैंग्वेजेस। ये वापस या तो ये इटालियन फ्लैग है या ये फ्रेंच फ्लैग है। ब्लैक एंड वाइट में समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ओके दिस मैं बहुत ही रफ गेस मार रहा हूँ बार्सिलोना के ऊपर, और इस फोटो को देख के मैं 1950s अज्यूम कर सकता हूँ इसको। अब देखते हैं क्या निकलता है, ये सीधे सीधे तुक्का है। सो या इट इज जुवेंटस वर्सेस लिवरपूल। ओके यूरोपियन कप फाइनल है, ओके नाइस। ओके 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 ये यूवेंटस और लिवरपूल वाला ठीक है, मैंने इसके बारे में सुना तो है कि एक बार दीवार गिर गई थी और लोग मर गए थे, उसके बाद शायद कुछ किसी के ऊपर बैन भी लगा था किसी, क्योंकि लोगों ने धक्का करा था इसके ऊपर, किसी एक क्लब के फैंस के ऊपर बैन लग गया था या फिर कुछ ऐसा हुआ था। आई डोंट नो दैट मच अबाउट फुटबॉल बट हाँ ऐसा ही था। ओके दिस लुक्स लाइक सम किड्स हैविंग फन। भाई साहब चे गुब्बारा के अमेरिकन वर्जन लग रहे हैं। ओके दिस इज 70s 80s फैशन। लॉन्डे के स्पाइक्स चेक कर लो भाई। मैं 80s में जाऊंगा, 80s 90s में जाऊंगा। नहीं यार मैं 70s में वापस खिसकूंगा। एंड जगह समझ में नहीं आ रही यार। मैं न्यूयॉर्क मार्क करना चाहता हूँ बट दिस फैशन डजंट लुक्स लाइक न्यूयॉर्क, और इसके हाथ में एक कैप है ये पता नहीं कुछ सोल्जर कैप लग रही है। मैं ठीक है मैं न्यूयॉर्क मार्क कर देता हूँ बट आई डोंट थिंक इट इज न्यूयॉर्क। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, ईयर में काइंड ऑफ सही था। ओके सो व्हाट इज माय फाइनल स्कोर। 31,000। ठीक है नाइस। इट इज अ बैड स्कोर अकॉर्डिंग टू मी बट ओके। I hope you learned something, or I hope you enjoyed a little bit. See you again.